अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की लैब में हम देखेंगे कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर करवाएंगे। फिर हमने वो वैल्यूज़ एक्सेस कैसे करनी है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और असेंबली लैंग्वेज में कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल चेक्स आप लगा सकते हैं। एरेज देखते हैं सबसे पहले। एरे क्या होता है? एरे आपके पास एक मेमोरी होती है जिसमें इंडेक्सेस की फॉर्म में आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 से लेके 10 तक इंटीजर्स स्टोर करवाने हैं अपने पास और किसी एरे में करवाने हैं और ऑर्डर वाइज करवाने हैं, तो हमारे जो सबसे लोएस्ट डिजिट होगा वो हमारा आएगा 0 इंडेक्स पे और हाईएस्ट डिजिट जो होगा वो आएगा लास्ट इंडेक्स पे उस एरे की। तो हम हर इंडेक्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू रखवा देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आपके पास एक सॉर्टेड एरे होगी तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे 6th नंबर चाहिए तो आप एरे का 6th इंडेक्स जो है वो एक्सेस करेंगे तो उस पर आपके पास नंबर 6 पड़ा होगा। ठीक है, तो एरे आपके पास क्या है? एक फ्लो है एड्रेसेस का जो कि सिक्वेंशली एक दूसरे के पास पड़े होते हैं। मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे फिर आप अपनी वैल्यूज़ को रखवा सकते हो। अब असेंबली में हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम सबसे पहले करते हैं कि एरे का नाम क्या होगा। हम अपनी एरे का जो वेरिएबल रख रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका नाम क्या होगा। हम सबसे पहले नाम, अपना वेरिएबल नेम जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। फिर आती है एक एम्प्टी स्पेस। फिर हम उसकी डेटा टाइप बताते हैं कि इस एरे के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उनकी डेटा टाइप क्या होगी और फिर उसके इंडेक्सेस आ जाते हैं। अगर आप उसमें सिर्फ एक वैल्यू रखवाते हैं तो ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये एरे नहीं है, ये सिंपली एक वेरिएबल बन गया। लेकिन अगर आप कॉमा लगा के उसमें सेकेंड इंडेक्स पे सेकेंड वैल्यू रखवा देते हैं, फिर थर्ड वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू, तो अब ये एक्स जो है ये एक एरे बन गया। ठीक है, एरे को हम अगर हमने इनिशियलाइज करना हो वैल्यूज़ के साथ तो हम क्या करेंगे? एरे का नाम, डेटा टाइप और फिर उसके अंदर जो जो वैल्यूज़ आपने रखवानी है वो रखवाते जाएंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। वाई डेटा टाइप db और वैल्यूज़ दिस एंड दिस। अब जब आपकी एक्स एरे बनी इस स्टेटमेंट के बाद तो उसके अंदर थे 4 वैल्यूज़, तो दैट मीन्स 4 इंडेक्सेस बन गए। इंडेक्स 0 पे ये पड़ा है, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। और जब हमने y बनाई तो इसमें 2 वैल्यूज़ आ गई। इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एरेज जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले जो एरे है उसका एड्रेस किसी रजिस्टर में सेव करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरे पास एक एरे है 4K। ठीक है, तो अब जब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले इस एरे को मूव करवा लूँगा अपने किसी रजिस्टर में। सपोज मैं करवाता हूँ dx के अंदर एरे। ठीक है, अब जब मैंने ये करवा लिया तो dx के अंदर क्या आया? एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, एरे जिस भी हमारी मेमोरी में जिस भी लोकेशन पे पड़ी है उसका एड्रेस आ गया dx के अंदर। अब dx में रजिस्टर पड़ा है तो रजिस्टर की वैल्यू को
सपोज मैं इसको ax में करवाता हूँ और अब मैं करता हूँ bx के अंदर ax और इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब भी हम लिखते हैं तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, और अगर हम इसके अंदर रजिस्टर लिख दें तो ये होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एक्सेसिंग मोड। अब इससे क्या होगा कि इस एड्रेस पे जाके वो इसकी वैल्यू को उठाएगा और मूव करवा देगा bx के अंदर। ठीक है, हमने मूव करवाया एरे को इस रजिस्टर में, फिर हमने इसके अंदर जो भी एड्रेस आया था उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो bx के अंदर मूव करवाई। फिर अगर हमें सेकंड इसका इंडेक्स चाहिए तो मैं करूँगा सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, एंड जितने भी आपकी एरे के इंडेक्सेस हैं आप इस तरह से उनको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं जी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है वो यूज़ करते हैं एरे की एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे प्रोग्राम को, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के लिए हमने डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर एक एरे डिक्लेयर की, उसका नाम रखा एरे बाइट, उसकी डेटा टाइप रखी db और उसके अंदर वैल्यूज रखी these 5। अब एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, तो इसका साइज और हर एलिमेंट का जो साइज है वो एक बाइट है। राइट, अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर के अंदर, कोई भी रजिस्टर आपका हो सकता है, उसके अंदर हम एरे बाइट का एड्रेस लोड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ऑफसेट और उस वेरिएबल का नाम, उस एरे का नाम जो हमने डिक्लेयर किया था। अब bx के अंदर आ गया आपका वो एड्रेस जहां से आपकी एरे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब अगर हमें इसका ये वाला इंडेक्स और इसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है हमें अगर वो पिक करनी है, वो गेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी और रजिस्टर के अंदर हम करेंगे bx, उसको लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग। अब क्या होगा, bx के अंदर क्या था, हमारी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, तो स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमने मूव करवा दी ax के अंदर। अब इस स्टेटमेंट के बाद ax के अंदर क्या वैल्यू आई, 0EFH, ये आ गई। अगर हमें सेकंड वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे, हमें फोर्थ चाहिए तो +3 कर देंगे, +2, जो भी आपको वैल्यू चाहिए हो उसी तरह से आप अपनी जो इनिशियल एड्रेस है उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब हमें कैसे पता है कि bx के बाद bx में अगर हम +1 करेंगे तो वो सेकंड एड्रेस पे जाएगा। तो जो एरे आपकी बनती है वो सिक्वेंशियली बनती है। अगर आपके एरे में 5 इंडेक्सेस हैं तो वो मेमोरी के अंदर 5 कंसेक्टिव लोकेशंस जो हैं वो उसको एलोकेट हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास जिस भी मेमोरी एड्रेस पे पड़ा है, हमें वो अगर पता चल जाए तो हम उस मेमोरी एड्रेस में जब हम +1 करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट इमीडिएट मेमोरी एड्रेस में चला जाएगा। वहाँ पे हमारे पास एरे का सेकंड इंडेक्स पड़ा है, जब हम एड्रेस में +1 करेंगे तो हमारे पास थर्ड इंडेक्स का एड्रेस आ जाएगा, हम वहाँ से वैल्यू गेट कर सकते हैं। जब इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास फोर्थ इंडेक्स का एड्रेस आ जाएगा, हम उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप जो है अपनी एरे डिक्लेयर करेंगे, उसको किसी भी रजिस्टर के अंदर लोड करेंगे और फिर इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू उसको एक्सेस करोगे। यहाँ पे एक होता है कि ये तो मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई एरे है और आपने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पता ही ना हो, हमें एक अनइनिशियलाइज्ड एरे चाहिए हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम DUP का कीवर्ड यूज़ करते हैं, डुप्लीकेट का। इससे क्या होता है कि आपकी जो एरे है
उसमें हम बता देते हैं कि हमें इसमें इतने इंडेक्सेस चाहिए। अब उस इंडेक्सेस के अंदर क्या हो, हम कह देते हैं कि DUP और अंदर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। दैट मीन्स कि वो W1 के नाम से एक एरे बना दे, उसके 40 इंडेक्सेस हैं और हर इंडेक्स को अनइनिशियलाइज्ड उसने शुरू करवा दिया और मेमोरी के अंदर 40 स्टैक्स, 40 आपकी जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं वो उसको एलोकेट हो गई, राइट। अगर हम W1 को अपने किसी रजिस्टर में लोड करवाते हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट, तो BX के अंदर क्या आएगा, W1 का स्टार्टिंग एड्रेस, और उस स्टार्टिंग एड्रेस में अगर मैं +39 करता हूँ, BX +39 करता हूँ, तो क्या होगा, W1 का 40th इंडेक्स में गेट कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि हमने करवाया मूव AX के अंदर W1 को, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा। अब AX के अंदर आ गया, इस AX के अंदर आ गया W1 का स्टार्टिंग एड्रेस। अब स्टार्टिंग एड्रेस से आगे 39 एड्रेसेस होंगे। स्टार्टिंग एड्रेस 0 अगर हम उसको कंसिडर कर लें कि वो एरे का 0 इंडेक्स है, तो एरे के 39th इंडेक्स के ऊपर एरे की 40th वैल्यू पड़ी होगी। तो जब मैं करवाऊंगा मूव BX के अंदर AX +39, तो इसका मतलब है कि मैं इस BX के रजिस्टर में क्या मूव करवा रहा हूँ, W1 का 40th इंडेक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, 40 इंडेक्सेस बनाए और उनको इनिशियलाइज करवा दिया, अनइनिशियलाइज छोड़ दिया। लेकिन अगर मुझे उनको इनिशियलाइज करवाना हो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैं 40 कर देता हूँ कि W2 हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप है DW, 40 इंडेक्सेस उसमें होंगे और उसमें डुप्लीकेट हम कर रहे हैं 0, कि हर इंडेक्स के ऊपर जाके 0 बाय डिफॉल्ट रखवा दो। अब W1 का जब मैंने 40th इंडेक्स एक्सेस किया इस तरह से, तो हो सकता है कि मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमने उसको अनइनिशियलाइज छोड़ा हुआ है। तो उस मेमोरी एड्रेस पे पहले की कोई भी अगर वैल्यू पड़ी होगी तो वो हमें मिल जाएगी। हो सकता है वो कोई और एड्रेस हो, कुछ और इंस्ट्रक्शन हो, उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो गार्बेज है। अब गार्बेज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम हर मेमोरी एड्रेस को, एरे की हर मेमोरी एड्रेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी पहले से बड़ा है उसको रिप्लेस कर दो 0 से। अब अगर मैं यहाँ पे साइज करता 4, तो W2 क्या बन रही है आपके पास, 0 0 0 और 0। उसके हर इंडेक्स पे जाके हमने 0 को प्लेस करवा दिया। और W1 अगर हम इसी स्टेटमेंट के थ्रू बनाए तो उसमें 4 इंडेक्सेस तो बन गए हैं, लेकिन इन इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज क्या पड़ी हैं हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये गार्बेज वैल्यू हो। तो जब हम W1 जो अनइनिशियलाइज्ड है इसका फर्स्ट इंडेक्स गेट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हमें कोई गार्बेज वैल्यू मिले। लेकिन जब हम W2 का फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें हमेशा 0 ही मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी एरे को इनिशियलाइज करवाया था कि उसके हर इंडेक्स पे जाके 0 को प्लेस कर दो। तो अगर आपने कोई भी अनइनिशियलाइज रखनी है तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हर इंडेक्स पे जाके सेम वैल्यूज आए, सेम वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाए आपका हर इंडेक्स, तो आप डुप्लीकेट या DUP के फंक्शन के अंदर वो वाला स्पेसिफिक करैक्टर या नंबर प्लेस कर देंगे जो आपको हर इंडेक्स पे चाहिए। और अगर आपने हर इंडेक्स को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करना है तो आप फिर कॉमा वाली जो हमारी
नोटेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एरेज जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ करें, अनइनिशलाइज करें, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ उसको इनिशलाइज करें। देन आपके पास आ जाते हैं कंडीशनल ब्रांचेस। कंडीशनल ब्रांचेस आपकी इफ़ एल्स के बराबर हैं, जैसे कि हम इफ़ एल्स पढ़ते हैं अपनी किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें दो तरह के ब्रांचेस हैं आपके पास, जंप्स कह लें इनको, ब्रांचेस कह लें, इफ एल्स कह लें। कुछ एक है कंडीशनल और दूसरी है अनकंडीशनल। अब कंडीशनल और अनकंडीशनल में क्या फ़र्क है? इन कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन द एग्जीक्यूशन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्टेटस और कंडीशन। कि जी उस आप हैं लाइन नंबर 5 पे, ठीक है, आपने कहा कि जंप करो लाइन 10 पे, दैट्स इट। आप लाइन नंबर 5 पे थे, जब आप 6 पे आए तो आपने कह दिया कि जंप करो लाइन 10 पे। अब आप विदाउट एनी कंडीशन आपने जंप किया, तो इसका मतलब है कि हमने जो ये वाली स्टेटमेंट लगाई है ये अनकंडीशनल है, जहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन चेक नहीं की। हम इस लाइन के ऊपर थे, आपने कहा कि जंप करो लाइन 10 के ऊपर, तो उसने ये सब लाइंस स्किप की और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस लाइन पे आप कह सकते हैं जंप करो लाइन 5 के ऊपर, तो वो दोबारा यहाँ से इधर चला जाएगा। तो हम जंप्स करवा रहे हैं लेकिन उसको कोई भी कंडीशन उससे फुलफिल नहीं करवा रहे, तो इस तरह की जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी उनको हम कहेंगे अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स, जिसमें हम कोई कंडीशन सेट या चेक नहीं करेंगे। फिर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि कंपेयर करो, CMP कंपेयर करो bx को 10 के साथ, कि अगर तो bx में वैल्यू है 10 की तो उसको कंपेयर करो 10 के वेरिएबल के साथ। अब यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है तो आपका ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू है और यहाँ पे हम उसको 10 के साथ कंपेयर करवा रहे हैं तो ये फॉल्स हो गया। तो फिर हम कहते हैं कि जंप करो, लेकिन कौन सा? कंडीशनल। कंडीशनल में होते हैं जंप इक्वल, जंप ग्रेटर, लोअर, ये वाले सब। जंप इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल। तो ये आपके जो जंप्स हैं ये कंडीशनल जंप्स होंगे। और अनकंडीशनल में आप जस्ट JMP की कमांड यूज़ करते हैं कि आप सिंपली स्पेसिफिक सेक्शन पे चले जाएं, स्पेसिफिक लाइन पे चले जाएं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक C++ की एग्जांपल दें, इफ a इज इक्वल टू 10 तो आप करवा दो b के अंदर 15, एल्स b के अंदर 5। अब आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज का इफ एल्स है, और हमने अगर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, हम उसको करवा रहे हैं एक कांस्टेंट के साथ कंपेयर, कि अगर ए के अंदर, ये आपका वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू 10 है तो हमने ये वाली कंडीशन, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करना है, और अगर इसमें 10 नहीं है तो हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है।
तो हम सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। तो a 5 है, तो दैट मीन्स आपकी इफ नहीं चलेगी, आपकी एल्स चलेगी। तो हमने क्या किया, a के अंदर कोई इनिशियलाइज्ड वैल्यू रखवाई। तो हम असेंबली में कैसे करेंगे, हम कोई भी रजिस्टर ले लेते हैं bx, उसमें वैल्यू रखवा देते हैं 5। अब bx हमारा इस वक्त a है, bx एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू 5 रखवा दी। अब हमें क्या करना है, bx को कंपेयर करना है 10 के साथ। तो मैं करता हूँ cmp bx को 10 के साथ कंपेयर करो। ठीक है, bx में था 5 और अब आ गया, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम 10 के साथ। अब ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो आपका जंप इक्वल होगा, अगर फॉल्स होगा तो आपका जंप नॉट इक्वल होगा। ठीक है, अब जंप हमने कहाँ पे करवाने हैं, जंप के लिए हम बनाते हैं एक इफ के लिए सेक्शन और एक एल्स के लिए सेक्शन। इफ के लिए मैं बना देता हूँ इफ सेक्शन, एल्स के लिए मैं बना देता हूँ एल्स सेक्शन। ठीक है, अगर तो इक्वल है, हमने जो स्टेटमेंट चलाई वो इक्वल है तो इस सेक्शन के ऊपर जंप करो। अगर ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये नॉट इक्वल है तो इस सेक्शन के ऊपर जंप करो। अब हमें ये सेक्शंस भी बनाने हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये वाला सेक्शन जो है इसके अंदर हमने क्या करवाना है, इस सेक्शन के अंदर b के अंदर 15 मूव करवाना है। तो दैट मीन्स मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो b है वो हमारा, हम उसको dx कह देते हैं और dx में हम मूव करवा रहे हैं 15। अगर तो bx में 10 ही है तो हमने dx में 15 मूव करवा दिया। dx को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये मेरा वेरिएबल b है। a इज इक्वल टू 10, अगर आपके bx में 10 है तो हमने dx में रखवाना है 15। अगर आपके bx में 10 है तो जंप हो रहा है इफ सेक पे, और इफ सेक में हम dx में 15 मूव करवा रहे हैं। और अगर तो नॉट इक्वल है तो हमने इस सेक्शन के ऊपर जाना है, तो मैं ये बनाऊंगा और इसमें करवा दूंगा मूव dx के अंदर 5। ठीक है, तो आपका ये वाला चलेगा सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपके dx में 15 मूव हो रहा है। अगर आपके bx में 10 आ गया तो आपकी ये वाला सेक्शन चलेगा। और अगर आपके bx में 10 के अलावा कुछ और आया तो ये वाला सेक्शन चलेगा। अब आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आया, उसने कंपेयर किया, अब उसको पता चल गया कि जंप इक्वल है, ये जंप नॉट इक्वल है। अगर तो bx में 10 है तो वो जंप इक्वल करेगा, bx में 10 नहीं है तो जंप नॉट इक्वल करेगा। तो जब उसने जंप इक्वल किया तो वो आपका जो पॉइंटर है, आपके प्रोग्राम का पॉइंटर है, वो इस सेक्शन के अंदर आ गया, उसने इसको एग्जीक्यूट किया। जंप नॉट इक्वल वो करेगा ही नहीं और इससे अगली जो स्टेटमेंट है उसको चला देगा। अब उसको सेक्शन का कैसे पता चलेगा कि सेक्शन जहाँ पे एंड हो गया, तो जब तक कोई न्यू सेक्शन स्टार्ट नहीं होता उससे पहले पहले तक वो सेक्शन आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई और स्टेटमेंट्स भी होती तो वो भी सब एग्जीक्यूट करता और तब तक करता जब तक नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका स्टार्ट नहीं होता। और अगर आपका वो सेक्शन लास्ट है तो वो तब तक करेगा जब तक उसको न्यू इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती रहती। अब इस केस में, इस सेक्शन के केस में आपका जो ये वाला सेक्शन है ये कहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी है। और ये वाला सेक्शन आपका कहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आपके प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि जो इफ सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि इससे आगे वाली जो लाइन है उसके ऊपर न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ये इस सेक्शन के अंदर कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, और इस सेक्शन को उसको कैसे पता चल रहा है,
कि आपकी इस कमांड के बाद कोई और कमांड नहीं पड़ी, तो वो कंसिडर करेगा कि आपका जो एल्स सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कंपेयर की कमांड्स चला सकते हैं, और आपको जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है, लाइक अगर मैं करता कि ग्रेटर देन 5, इफ ए इज ग्रेटर देन 5, तो मैं यहाँ पे जंप लगाता जे जी का, कि अगर तो ग्रेटर है तो यहाँ पे जाओ, और ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे जाओ। ये आपके कुछ जंप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा भी जंप्स हैं, जंप अबव, अबव इक्वल, बिलो, बिलो इक्वल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ हमारे पास हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और उन्हीं का कोड है असेंबली लैंग्वेज में। इफ बी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी एक्स, तो हमने ए एक्स में मूव करवाया 5, डी एक्स में मूव करवाया 6, तो हम सी कंपेयर कर रहे हैं बी एक्स को सी एक्स के साथ। अगर अबव है तो हम नेक्स्ट के सेक्शन पे जा रहे हैं, और नेक्स्ट के सेक्शन के ऊपर हमने क्या करवाया हुआ है, ए एक्स में 5 और बी एक्स में 6। इफ एल्स स्टेटमेंट है वो मैंने आपको अभी समझा दी। कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और कंपाउंड स्टेटमेंट्स इफ विद और, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यूज़र से इनपुट लेने का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो हमने फर्स्ट सेकंड लैब में किया था कि हम इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, 1 का सिग्नल भेजते हैं अपने AH के अंदर। ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद इस लैब के 4 टास्क्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस 11 मेमोरी लोकेशंस ऑफ टाइप वर्ड। आपने एक एरे बनानी है जिसमें 11 मेमोरी लोकेशंस होंगी। द फर्स्ट 10 लोकेशंस होल्ड द नंबर्स टू बी एडेड। जो फर्स्ट आपके पास एरे के लोकेशंस हैं उसमें आप कोई भी नंबर्स रखवा दें, लेकिन जब हम उनको ऐड करवाएंगे सबको, तो उनका जो सम है वो 11th इंडेक्स के ऊपर आपने लोड करना है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी एरे को इनिशियलाइज करवाओगे, सपोज सब में आप 1 रखवा लें, तो कैसे होगा। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं सारे को, मैंने एक एरे बनानी है जिसके अंदर मुझे हर एड्रेस के ऊपर 1 चाहिए, तो मैं करूँगा एरे DW, और मुझे हर इंडेक्स पे 1 रखवाना है, तो मैं करूँगा डुप्लीकेट 11। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँगा 1, और इससे पहले मैं बताऊँगा कि मुझे कितने इंडेक्सेस चाहिए। अब क्या हुआ कि उसने 11 इंडेक्सेस इनिशलाइज किए और सब में 1 रखवा दिया। आपने क्या करना है कि इस एरे के 10 एड्रेसेस जो हैं, 10 लोकेशन जो हैं, उनके ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करवाने, और फिर जो सम आपके पास आ रहे हैं, जो भी सम आ रहे हैं उसको सेव करवाना है 11th इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एग्जैक्टली 10 इनपुट्स फ्रॉम यूजर। अब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं 1 एट अ टाइम। ठीक है, यूजर जो भी एंटर करेगा फर्स्ट टाइम वो आपके चले जाएगा अरे के 0 इंडेक्स पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, एंड फिर 10th एड्रेस पे। अब यूजर क्या एंटर कर सकता है, यूजर एंटर कर सकता है स्मॉल लेटर्स ओनली। लाइक वो क्या करेगा, कैरेक्टर्स ऐड करेगा। आपने फर्स्ट टाइम उससे इनपुट ली, उसने स्मॉल ए एंटर किया, स्मॉल बी एंटर किया, स्मॉल सी एंटर किया, DEFGHIJ, जहाँ तक आपके 10 एड्रेसेस आते हैं उसने वो
एंटर कर लिए और आपने उनको सेव करवा लिया एक एरे में। आपकी एरे है ये, उसने एंटर किया था A B C D E F G H I J। ठीक है, अब ये यूज़र ने एंटर कर ली और यूज़र हमेशा इस एरे में क्या एंटर कर सकता है, जस्ट स्मॉल लेटर्स। अब आपने क्या करना है, इस एरे को रीड करना है और कन्वर्ट करना है लोअर केस को अपर केस में। अब आपने इस एरे के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी यूज़र ने एंटर किया है, वो आपको पता है कि वो स्मॉलर केस होगा हमेशा। वो स्मॉलर केस होगा तो आपने क्या करना है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो जब अपर केस में करेंगे तो आपकी जो न्यू एरे बनेगी, ये जो आपका रिजल्ट एरे है, वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, हम यूज़र से ले रहे हैं स्मॉल लेटर्स और रिटर्न कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स। तो इसके लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है, डिफाइन एन एरे ऑफ 15 नंबर्स, स्टोर द स्मॉलेस्ट नंबर इन द एरे रजिस्टर AX एंड लार्जेस्ट नंबर इन BX। अब एक एरे आपने डिक्लेयर करनी है खुद ही 15 नंबर्स पे, और फिर आपने उनमें से जो हाईएस्ट नंबर है, अब उसमें रैंडमली नंबर पड़े होंगे, तो उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो आपने BX में लोड करवाना है और जो लोएस्ट नंबर है वो AX में लोड करवाना है। तो इसके लिए आप एक प्रोग्राम लिखोगे और लास्ट पे है कि आपने एक लूप लगानी है जो कि क्या करे, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिखे। दैट मीन्स कि अगर मैं A लिख रहा हूँ तो उसके साथ स्मॉल a भी है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। B लिख रहा हूँ तो साथ स्मॉल b आए, C लिख रहा हूँ तो साथ स्मॉल c आए, D लिख रहा हूँ तो साथ स्मॉल d आए, एंड सो ऑन। तो इस तरह की आपको एक आउटपुट लेके आनी है यूजिंग लूप एंड एरेज। लूप का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लूप कैसे चलाते हैं, कैसे बनाएंगे, और एरेज का मैंने आपको इस लैब में बता दिया। तो ये आपके 4 टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं फॉर दिस लैब। ओके, आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो हम मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या फिर गूगल क्लासरूम में ही। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।